ड्रामा के सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, जूली की मदर के इलाज के लिए शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करो, किसी भी हालत में उसका इलाज सही होना चाहिए। इतना कहकर वो सीधे जूली के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जूली बड़े ध्यान से एक पेंटिंग बना रही होती है। मिस्टर जाओ उससे पूछते हैं, ये क्या बना रही हो, कोशिश कर। इस पर जूली मुस्कुराकर कहती है, मैं आपकी और आपकी मॉम की पुरानी फोटो को दोबारा बना रही हूँ। सोचा था कि हमारे तलाक से पहले इसे पूरा करके आपको गिफ्ट दूंगी। ये बात सुनते ही मिस्टर जाओ एकदम चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत साध्वी की कही हुई बात गूंजने लगती है। उसने साफ कहा था कि जैसे जैसे उनकी बॉडी डिटॉक्स होगी वैसे वैसे जूली की हालत बिगड़ती जाएगी और एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। बस यही बात याद आते ही मिस्टर जाओ अपना गुस्सा जूली पर निकाल देते हैं। वो ऊंची आवाज में कहते हैं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और गुस्से में उस पेंटिंग को फाड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठता है और वो वहीं नीचे गिर पड़ते हैं। जूली बिना 1 मिनट गंवाए उनकी तरफ दौड़ती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उन्हें संभालती है, मिस्टर जाओ उसे किस कर लेते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वो इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल साध्वी की बातें फिर से उनके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो तुरंत खुद को रोक लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी उसकी नजर जूली पर पड़ती है। खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखकर मिस्टर जाओ के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो कुछ भी नहीं बोल पाते और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो खुद से कहते हैं, हम दोनों में से शायद सिर्फ एक ही इंसान बच पाएगा। इसी बेचैनी में वो तुरंत साध्वी को फोन करते हैं और कहते हैं, आज जूली को खांसी के साथ ब्लीडिंग हुई है, क्या इस डिटॉक्स प्रोसेस को करने का कोई तरीका नहीं है? उसकी तबीयत हर दिन पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ जूली अपनी ही हालत को लेकर परेशान होती है। वो खुद से कहती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कभी चक्कर आते हैं, कभी उल्टी होती है और आज तो खांसी के साथ ब्लीडिंग भी हो गई। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद सीन बाहर शिफ्ट होता है, जहां रूहान की एंट्री होती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है, सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूहान कहती है, मुझे मिस्टर जाओ से मिलना है, मैंने सुना है उन्होंने शादी कर ली है। बार बार पूछने पर आखिरकार सेक्रेटरी उससे सच बता देता है। वो कहता है कि मिस्टर जाओ ने जूली से प्यार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए शादी की है, क्योंकि जूली ही उनकी परफेक्ट मैच है। ये बात सुनकर रूहान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन खुश होती है कि अगर मिस्टर जाओ ठीक हो जाएंगे तो उनकी जान का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बिना देर किए सीधे अंदर चली जाती है और मिस्टर जाओ से पूछती है, क्या ये सच है? अब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह ठीक हो जाएगी? रूहान के मुंह से ये बात सुनकर मिस्टर जाओ हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत पूछते हैं, तुम्हें ये सब किसने बताया? रूहान आराम से जवाब देती है, सेक्रेटरी ने बताया है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बात तो वो यही कहती है, लेकिन जैसे ही वो अकेली होती है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है, अगर मिस्टर जाओ की बॉडी डिटॉक्स हो गई और इस प्रोसेस में जूली मर गई तो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अपने आप हट जाएगा। यही सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगती है। तभी वहाँ साध्वी पहुँचती है। उसके हाथ में जूली की दवाइयाँ होती हैं। रूहान तुरंत आगे बढ़कर सारी दवाइयाँ अपने हाथ में ले लेती है। दवाइयाँ देते हुए साध्वी उसे साफ साफ समझाती है, ध्यान रखना, ये दवाई लिमिट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर ओवरडोज हो गई तो इसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। रूहान मुस्कुराकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर जाओ और जूली दोनों को अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इसके बाद वो दवाई लेकर सीधे जूली के पास पहुंचती है और कहती है, ये दवाई मिस्टर जाओ ने तुम्हारे लिए मंगवाई है, साध्वी देकर गई है, इसे समय पर लेती रहना, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतना ही नहीं, रूहान यहाँ जानबूझकर एक झूठ भी बोल देती है। वो जूली से कहती है, ये दवाई तुम्हें हर रोज लेनी होगी। जैसे ही जूली दवाई खाने लगती है, तभी वहाँ मिस्टर जाओ आ जाते हैं। रूहान तुरंत कहती है, ये दवाई साध्वी ने भेजी है, इससे जूली बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं और जूली बस हैरानी से देखती रह जाती है। इसी बीच जूली के फोन पर उसके एक दोस्त का मैसेज आता है। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। इसके बाद जूली सीधा उससे मिलने रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। उधर जैसे ही जूली वहाँ पहुँचती है, उसी समय सेक्रेटरी का फोन मिस्टर जाओ के पास आता है। वो कहता है, सर, मिस जूली इस टाइम एक लड़के से मिलने रेस्टोरेंट आई हैं। ये सुनते ही मिस्टर जाओ एक पल भी नहीं रुकते और तुरंत गाड़ी लेकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि जूली का दोस्त उससे अपनी दिल की बात कह रहा होता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि मिस्टर जाओ तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। उनके परिवार के साथ भी इतना बड़ा हादसा हो चुका है। अगर तुम चाहो
तो मैं तुम्हें इस जबरदस्ती की शादी से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो जूली का हाथ पकड़ लेता है। बाहर खड़े मिस्टर जाओ ये सब देख लेता है। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अंदर जाने की बजाय जूली को फोन करता है। फोन उठाते ही वो पूछता है, कहाँ हो तुम? जूली एक पल के लिए घबरा जाती है और झूठ बोल देती है, मैं हॉस्पिटल आई हूँ अपनी माँ से मिलने। मिस्टर जाओ उस वक्त उससे कुछ नहीं कहते, वो बस इतना बोलते हैं, शाम 4 बजे कैफे में मिलना। इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। सीन सीधे शाम का दिखाया जाता है। मिस्टर जाओ काफी देर से कैफे में जूली का इंतजार कर रहे होते हैं। वो बार बार घड़ी देखते हैं, आखिरकार उनसे इंतजार नहीं होता और वो खुद ही जूली को फोन करने लगते हैं कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। लेकिन तभी जूली वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है, देखती है कि मिस्टर जाओ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो नीचे गिर पड़े हैं। जूली घबराकर तुरंत उनके पास जाती है और उन्हें उठाने लगती है। उन्हें संभालते संभालते दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इस बार मिस्टर जाओ जूली को ध्यान से देखते हैं। उन्हें देखकर थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि इस बार जूली बिल्कुल ठीक लग रही होती है। वो तुरंत पूछते हैं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? जूली मुस्कुराकर कहती है, हाँ, जब से मैंने साध्वी की दवाई लेनी शुरू की है तब से पहले से काफी ठीक हूँ। ये सुनकर मिस्टर जाओ के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल उन्हें रेस्टोरेंट वाला लड़का याद आ जाता है। बस वही बात उनके दिल में फिर से चुभ जाती है। वो अचानक जूली से थोड़ा दूर हो जाते हैं। उसी समय सेक्रेटरी भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है और हड़बड़ाकर कहता है, सर, मिस जूली कहीं नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है, जूली तो वहीं मिस्टर जाओ के सामने खड़ी होती है। ये देखकर सेक्रेटरी चुप हो जाता है। उधर मिस्टर जाओ को हल्की सी शर्म आने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी घबराहट देखकर जूली समझ जाती है कि वो जूली की कितनी फिक्र करते हैं। ये सोचकर वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं और जूली बस उन्हें जाते हुए देखती रहती है। अब पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि शायद मिस्टर जाओ के दिल में उसके लिए फीलिंग्स बदलने लगी है। इसके बाद दोनों एक साथ कार में बैठे होते हैं। पूरे रास्ते जूली बार बार मिस्टर जाओ से माफी मांग रही होती है। वो कहती है, सॉरी, आज मैंने बिना पूछे आपको किस कर लिया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मिस्टर जाओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो बस चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते हैं। तभी जूली के फोन पर उसी लड़के का कॉल आ जाता है जिसने उसे रेस्टोरेंट में प्रपोज किया था। इस बार जूली बिना कुछ छिपाए कॉल स्पीकर पर डाल देती है। जैसे ही लड़का अपनी बात शुरू करता है, जूली उसे वहीं साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनते ही मिस्टर जाओ के दिल को सुकून मिलता है। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। अगले ही पल वो सेक्रेटरी से कहते हैं, आज घर नहीं, सीधे होटल चलो। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जूली रिसेप्शन पर जाती है और अलग कमरा बुक करने के लिए कहती है। ये सुनते ही मिस्टर जाओ का मूड एकदम खराब हो जाता है। वो चुपचाप साइड में जाकर रिसेप्शनिस्ट को मैसेज करते हैं कि अलग कमरा बिल्कुल मत देना। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी मैम, आज होटल के सारे कमरे बुक हैं, सिर्फ एक ही रूम खाली बचा है। ये सुनकर जूली हैरानी से मिस्टर जाओ की तरफ देखने लगती है। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। उधर मिस्टर जाओ मन ही मन काफी खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं। मिस्टर जाओ आज पहली बार इतने अच्छे मूड में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं, उनकी सारी खुशी एक सेकंड में गायब हो जाती है। वो देखते हैं कि जूली ने अपना गद्दा नीचे फर्श पर लगा लिया है। मिस्टर जाओ इशारों इशारों में कई बार उसे बेड पर सोने के लिए कहते हैं, लेकिन जूली उसकी बात समझ ही नहीं पाती। उसे लगता है कि नीचे सोना ही सही रहेगा, इसीलिए वो आराम से अपना बिस्तर लगाकर लेट जाती है। तभी मिस्टर जाओ अचानक अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं और दर्द होने का नाटक करने लगते हैं। जूली उन्हें उस हालत में देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत उठकर उनके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ, फिर से दर्द शुरू हो गया? जैसे ही जूली उनके करीब आती है, वो उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लेते हैं। इस बार जूली को कुछ अलग सा महसूस होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस किस में पहले जैसी मजबूरी नहीं, बल्कि मिस्टर जाओ की अपनी फीलिंग्स भी शामिल हैं। यह देख जूली धीरे से पीछे हटती है और पूछती है, अगर आपको दर्द ही नहीं हो रहा था तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? मिस्टर जाओ भी बिना झिझक जवाब देते हैं, तुम मेरी वाइफ हो, इतना हक तो मेरा बनता है। ये सुनकर जूली थोड़ा रुकती है और कहती है, लेकिन हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जैसे ही आपकी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगी, हम दोनों अलग हो जाएंगे, यही डील हुई थी ना? जूली की बात सुनकर मिस्टर जाओ कुछ नहीं कहते। इस बार वो फिर से उसके करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी उनका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर रूहान का नाम देखकर वो कॉल उठा लेते हैं। रूहान उनसे कहती है, साध्वी ने कहा है कि जूली को दवाई रेगुलर देनी है। असल में रूहान यहाँ भी झूठ बोल रही होती है, लेकिन मिस्टर जाओ उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। वो तुरंत जूली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो
अभी घर चलते हैं, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। इसके बाद सीन सीधे घर का दिखाया जाता है। वहाँ साध्वी मिस्टर जाओ से कह रही होती है, आज मैं जूली की आखिरी डोज लेकर आई हूँ। वो आगे दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ हाउसकीपर आ जाती है। वो मिस्टर जाओ से कहती है, सर मिस जूली आपको बुला रही हैं। वो कह रही थी कि आपके लिए एक सरप्राइज है। बस जूली का नाम सुनते ही मिस्टर जाओ बिना साध्वी की पूरी बात सुने वहाँ से सीधे जूली के पास चले जाते हैं। उधर जूली बड़े एक्साइटमेंट के साथ उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही मिस्टर जाओ कमरे में आते हैं, जूली मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए आखिरकार पेंटिंग पूरी हो गई। फिर वो बड़े प्यार से उन्हें अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। मिस्टर जाओ कुछ देर तक उस पेंटिंग को देखते रहते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, बस आज की रात के बाद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहो। जूली देखती है कि मिस्टर जाओ काफी देर से चुप हैं। वो पूछती है, क्या हुआ, आपको पेंटिंग पसंद नहीं आई? इस पर मिस्टर जाओ धीरे से कहते हैं, पेंटिंग अभी भी अधूरी है। जूली हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है, लेकिन मैंने तो इसे बिल्कुल उसी फोटो की तरह बनाया है। मिस्टर जाओ जवाब देते हैं, यही तो कमी है, ये हमारी फैमिली फोटो है और इसमें तुम नहीं हो। मुझे लगता है ये तुम्हारे बिना अधूरी है, तुम्हारी भी जगह होनी चाहिए। ये सुनकर जूली कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके मन में एक ही सवाल आता है। वो धीरे से कहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद तो हमारा तलाक हो जाएगा ना? जूली की बात सुनकर मिस्टर जाओ उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही जूली शर्मा जाती है। जैसे ही मिस्टर जाओ वहाँ से जाते हैं, जूली के चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। उसे लगने लगता है कि शायद अब मिस्टर जाओ सच में उसे पसंद करने लगे हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। जूली जैसे ही मिस्टर जाओ के कमरे में पहुँचती है, लेकिन तभी पीछे से रूहान भी वहाँ आ जाती है। उसे पहले से पता होता है कि आज जूली की दवाई की आखिरी डोज है। वो चाहती थी कि किसी भी तरह आज मिस्टर जाओ और जूली के बीच रिश्ता पूरी तरह बन जाए। इसीलिए वो चुपके से जूली की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है। फिर मुस्कुराते हुए वही ड्रिंक जूली को पकड़ा देती है। जूली बिना कुछ सोचे वो ड्रिंक पी लेती है। कुछ ही देर में उसे हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। वो पानी पीने के लिए कमरे में रखी टेबल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ रखी मिस्टर जाओ की मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ती है और वो फाइल खोलकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर जाओ ने शुरू से ही उससे शादी सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए की थी। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि जिस पार्टनर के साथ वो इंटीमेट होंगे, उसके शरीर में धीरे धीरे जहर फैलने लगेगा और आखिर में उसकी मौत हो जाएगी। ये पढ़ते ही जूली को एक एक करके सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसकी तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही थी। उसे खांसी, उल्टियाँ और ब्लीडिंग क्यों होने लगी थी और हर बार जब भी वो मिस्टर जाओ के करीब जाती थी, वो अचानक खुद को उससे दूर क्यों कर लेते थे। अब उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर जाओ को ये सच्चाई पहले दिन से पता थी। उसी समय मिस्टर जाओ का फोन बजता है। कॉल साध्वी का होता है। उस वक्त जूली कुछ नहीं बोलती, वो बस फोन अपने हाथ में लेकर खड़ी रहती है। दूसरी तरफ साध्वी बिना कुछ जाने कहती है, आज आखिरी दिन है, आज हर हाल में तुम्हें जूली के साथ इंटीमेट होना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और दवाई के भी बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होंगे। फिर वो आगे कहती है, वैसे भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा, तुमने तो जूली के लिए उसकी पसंद के रंग का कॉफिन तक ऑर्डर कर दिया है। साध्वी की ये बात सुनते ही जूली के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि कुछ दिन पहले मिस्टर जाओ ने उससे उसका फेवरेट कलर क्यों पूछा था। अब हर छोटी बड़ी बात उसके सामने साफ होने लगती है। उधर ड्रिंक का असर भी धीरे धीरे जूली पर होने लगा था। तभी पीछे से मिस्टर जाओ की आवाज आती है, जूली। उधर साध्वी को भी एहसास हो जाता है कि फोन मिस्टर जाओ नहीं किसी और के हाथ में है। वो तुरंत दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर जाओ जूली के पास पहुंच जाते हैं। वो बिना कुछ समझे उसके करीब आते हैं और उसे किस कर लेते हैं। ड्रग्स की वजह से जूली की बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाती और इसी हालत में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब खत्म होता है, अचानक जूली की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर मिस्टर जाओ पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें तो पूरा यकीन था कि साध्वी की दवाई की वजह से इस बार दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसी भरोसे पर जाओ ने आज ये फैसला लिया था। लेकिन सामने जूली की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक सेकंड गंवाए जूली को दौड़ते हुए अस्पताल ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद साध्वी भी अस्पताल पहुंच जाती है।
उसे देखते ही मिस्टर जाओ अपना गुस्सा नहीं रोक पाते। वो जोर से कहते हैं, तुमने तो कहा था कि ये दवाई जूली को बचा लेगी, फिर ये सब कैसे हो गया? साध्वी तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने पहले दिन ही दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में सब कुछ समझाया था। मैं तुम्हें बार बार फोन भी कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात पूरी सुने बिना ही फोन काट दिया। ये सुनते ही मिस्टर जाओ बिल्कुल सुन्न रह जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी ही गलती से उस इंसान की जान खतरे में डाल दी, जिससे वो अब सच में प्यार करने लगे थे। वो वहीं अस्पताल के बाहर चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जहर जूली के पूरे शरीर में फैल चुका था और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर जाओ लड़खड़ाते हुए जूली के कमरे में जाते हैं और रोते रोते वहीं बेहोश हो जाता है। जब उन्हें होश आता है तब तक 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत चुका होता है। उसी समय सेक्रेटरी उनके पास जूली की अस्थियां लेकर आता है। अस्थियों का कलश देखते ही मिस्टर जाओ का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो सेक्रेटरी पर चिल्लाकर कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जूली का क्रीमेशन करने की? सेक्रेटरी शांत होकर कहता है, सर, जूली को गुजरे कई दिन हो चुके हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि रूहान अभी भी आपके घर में ही रह रही है और साध्वी ने दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में रूहान को सब बताया था। ये सुनते ही मिस्टर जाओ बिना कुछ बोले सीधे घर के लिए निकल जाते हैं। उधर रूहान बड़े आराम से घर में होती है। वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि अब जूली हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट चुकी है। इतना ही नहीं, वो फैमिली फोटो भी हटाने वाली होती है। लेकिन तभी मिस्टर जाओ वहां पहुंच जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो बिना कोई सफाई सुने रूहान को उसी वक्त घर से बाहर निकलवा देते हैं। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अगला सीन सीधे अस्पताल का दिखाया जाता है, जहां जूली जिंदा होती है और किसी अस्पताल में भर्ती होती है। इसके बाद कहानी सीधे 8 साल बाद की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ जूली की फोटो के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर आज भी वही दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वो फोटो की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया जूली। रूहान को उसके किए की सजा भी मिल गई, लेकिन पिछले 8 सालों में तुम एक बार भी मेरे ड्रीम में नहीं आई। इतना कहकर वो वही ताबीज फोटो के सामने रख देते हैं जो कभी जूली ने उन्हें दिया था। फिर कहते हैं, इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, शायद इसके बहाने ही तुम एक बार मेरे सपने में आ जाओ। इतना कहकर मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन सीधे जूली की तरफ शिफ्ट होता है। अब जूली एक छोटी सी बच्ची के साथ रह रही होती है, जिसका नाम एरियन होता है। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और वो आर्यन से कहती है, चलो पहले ये सारे फूल बेच लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें डांस क्लास छोड़ दूंगी। इतने में आर्यन मासूमियत से पूछ बैठती है, मम्मा, अगर हमारे पास पापा होते तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना? पापा का नाम सुनते ही जूली का चेहरा बदल जाता है। वो थोड़ा सख्त होकर कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारा कोई पापा नहीं है, आगे से ये बात कभी मत कहना। ये कहते कहते अचानक जूली की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी वक्त मिस्टर जाओ अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर दूर से जूली पर पड़ती है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद वो जूली ही है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि वो ठीक से उसका चेहरा देख ही नहीं पाते। इसके बाद सीन अस्पताल का दिखाया जाता है। डॉक्टर आर्यन से कहते हैं, तुम्हारी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, अगर इलाज जारी रखना है तो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल की फीस जमा करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन सोचती है, अगर मैं जल्दी से सारे फूल बेच दूं तो शायद मम्मा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। यही सोचकर वो फूल लेकर बाहर निकल जाती है। रास्ते में एक औरत उसे रोककर कहती है, बेटा, यहाँ फूल नहीं बिकेंगे, सामने जो बड़ी बिल्डिंग है वहाँ कोशिश करो, शायद वहाँ कोई खरीद ले। आर्यन उस औरत की बात मानकर उसी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अंदर पहुँचते ही उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है। फोटो देखते ही वो हैरानी से बोलती है, अरे ये तो मेरी मम्मा की फोटो है, लेकिन ये यहाँ कैसे लगी है? तभी उसकी नजर पास में रखे उसी ताबीज वाले बॉक्स पर भी पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फोटो और ताबीज वाला बॉक्स दोनों उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। उसी समय मिस्टर जाओ वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर आते हैं, देखते हैं कि न तो जूली की फोटो अपनी जगह पर है और न ही वो ताबीज वाला बॉक्स। ये देखकर मिस्टर जाओ एकदम हैरान रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों चीजें गई कहाँ।